नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम मोहब्बत की खामोशी एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 12वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। तीनों जगत सिंह जी की ऐसी बातें पर उन्हें हैरानी से देखने लगते हैं। फिर भी वह खुद को संभाल कर कहते हैं, शैतान सिंह पहले कहता है, हमने सुना कि कल रात महल पर हमला हुआ था और आपकी बहू उसमें घायल हो गई। यह सुनकर हमें बड़ा दुख हुआ, इसलिए हम मिलने आ गए। यह बात सुनकर जगत सिंह जी की भौहें चढ़ गई और वह उन्हें घूरते हुए अपनी ठंडी आवाज़ में कहते हैं, आपको यह बात कैसे पता चली? हमने तो यह बात किसी को पता लगने नहीं दिया। तो आप लोगों को कैसे पता चली? यह बात तो महल से बाहर भी नहीं गई है। तो आप शैतान सिंह थोड़ा घबरा जाता है और वह गजेंद्र और महेंद्र की तरफ देखने लगता है। दोनों की हालत भी कुछ वैसी ही थी, पर दोनों कुछ कहते नहीं हैं और शैतान सिंह को कहने का इशारा करते हैं। शैतान सिंह अपनी बात संभालते हुए कहता है, वो राड़ा सा आग लगती है तो उसका धुआं चारों तरफ फैल रहा होता है। तो ऐसे ही समझ लीजिए, हमें भी कहीं ना कहीं से पता चल गया होगा। वहीं दोनों नेवले शैतान की हाँ में हाँ और आगे कहते हैं, शैतान सिंह सही कह रहे हैं राणा साहब। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज आती है, अगर आग लगाने वाले ही सामने बैठे हों तो धुआं तो पहले उनके पास ही जाएगा ना। आर्यन नीचे उतर रहा था। आज आर्यन देखने में बहुत अलग लग रहा था। उसके चेहरे पर तेज देखकर ऐसा लग रहा था यहीं पर इन तीनों को मार डालेगा। वहीं जब तीनों की नजर आर्यन पर जाती है तो वह तीनों से देखकर थोड़ा डरने लगते हैं, क्योंकि आर्यन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा था। उसकी आंखों में बस एक आग दिख रही थी जिसे वह तीनों चौपड़ कंजूस समझ नहीं पा रहे थे। फिर आर्यन अपने माता पिता के पास आता है और उन तीनों को देखते हुए कहता है, खंभा खड़ी आप तीनों को। तीनों कुछ नहीं कहते, बस आर्यन की तरफ देखते ही रहते हैं। तभी महेंद्र सिंह आर्यन की तरफ देखते हुए बोलता है, आप कहना क्या चाहते थे कुंवर शाह? कुंवर आर्यन, हम कुछ समझे नहीं। आर्यन महेंद्र सिंह की बात का जवाब अपनी ठंडी आवाज में देता है, जो आप सोच रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ। फिर वह सामने की ओर जाकर सोफे पर बैठ जाता है और अपना लेफ्ट पाँव अपने राइट पाँव के ऊपर रख देता है। ऐसे बैठने पर वह किसी राजा की तरह लग रहा था जो कि अपने साम्राज्य में बैठा हुआ है। वही आर्यन के ऐसे बर्ताव से जगत सिंह जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, पर वो कुछ नहीं कहते हैं, बस सामने की तरफ देखते रहते हैं। फिर आर्यन सामने की तरफ, जहाँ वह तीनों घन चक्कर बैठे हुए थे, उन्हें उनमें से एक से कहता है, बड़े दिन बाद आए आप राजा गजेंद्र सिंह। लगता है कुछ दिन हो गए आपसे मिले हुए। गजेंद्र सिंह आर्यन की आंखों में देखते हुए कहता है, हमें भी आपसे मिलना था कुंवर आर्यन, आज मिल गए। अच्छा हुआ कि आप ठीक हैं। आज सुबह हमने आपके महल पर हमले की खबर सुनी थी और साथ ही कुंवर रानी के घायल होने की खबर। कैसी हैं वो अब? उन्हें होश आया या नहीं? आर्यन गजेंद्र की तरफ अपनी निगाहों से देखते हुए कहता है, आप पूछ रहे हैं तो बता दूं। दुश्मनों ने बहुत साजिश की थी उनके खिलाफ उन्हें मारने पर वह ठीक है। पर एक बात गौर करने वाली है कि पूरे राजस्थान में डाकू सिर्फ माधवगढ़ रियासत में ही है, तो अचानक उन्होंने हमारी पत्नी पर हमला क्यों किया? क्या आप इस बारे में जानते हैं? राजा गजेंद्र सिंह जी, आर्यन ने गजेंद्र सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा। आर्यन के मुंह से आवाज सुनकर गजेंद्र सिंह की हवा टाइट हो गई थी। वह कुछ बोलने की हालत में नहीं था, फिर भी वह अटक अटक कर बोलता है, आपका कहने का मतलब क्या है कुंवर आर्यन? गजेंद्र थोड़ा डरा हुआ भी था। आर्यन गजेंद्र की तरफ देख कर अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए कहता है, हमारे कहने का मतलब आप बखूबी जानते हैं हम क्या सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। शैतान सिंह बीच में बोलता है, हमें भी आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। आप साफ साफ बताइए कुंवर आर्यन, आप क्या कहना चाहते हैं? आर्यन अपने चेहरे पर एक डेविल मुस्कान लाते हुए कहता है, हम कब से सोच रहे थे कि शैतान सिंह अब तक बोले क्यों नहीं, पर आपने बोल ही दिया। तो हम जानना चाहते हैं, 7 साल पहले जोधपुर पर भी डाकू ने हमला किया था ना? वो डाकू कहाँ से थे? क्योंकि हमने जो पता किया है उसके अनुसार जोधपुर पर हमला करने वाले डाकू डाकू और कल रात हमारे महल पर हमला करने वाले डाकू, इनका संबंध माधवगढ़ से ही है। आप कहना क्या चाहते हो? गजेंद्र सिंह गरजते हुए आर्यन से कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं कुंवर आर्यन? यह दोनों हमले हमने करवाए हैं? आर्यन गजेंद्र, महेंद्र और शैतान सिंह की तरफ देखते हुए हंसता है और कहता है, मैंने कब कहा शेरावत, मैंने कब कहा?
शैतान जी की हमला आपने करवाया है। आप खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं। मैंने तो बस इतना कहा था कि दोनों हमले माधवगढ़ से संबंधित है, वहाँ के डाकुओं से संबंधित है। मैंने यह तो नहीं कहा कि हमले आपने करवाए हैं। यह तो आप खुद ही कबूल रहे हैं। गजेंद्र सिंह जगत सिंह जी की तरफ देखते हुए बोलता है, राणा साहब समझा दीजिए कुंवर शाह को, यह बेवजह हम पर आरोप लगा रहे हैं, वरना अच्छा नहीं होगा। जगत सिंह जी जब गजेंद्र की ऊंची आवाज़ सुनते हैं तो वह गरजते हुए गजेंद्र से कहते हैं, आवाज़ नीचे गजेंद्र सिंह, आप किसके सामने क्या कह रहे हैं यह याद रखिएगा। हमारे सामने कोई आवाज़ ऊंची करे यह हमें कतई पसंद नहीं है। और हमारा बेटा आप पर आरोप नहीं लगा रहा है, वह कह रहा है आपने नहीं किया है, तो आप शांत रहिए। अगर आप ऐसा बर्ताव करेंगे तो किसी को भी लगेगा कि आपने ही सब किया है, तो शांत रहिए और आगे से हमारे सामने ऊंची आवाज़ में बात करने के बारे में सोचना भी मत। आप बस एक राजा हैं, हम राणा शाह हैं राजस्थान के, तो आइंदा से हमसे ऊंची आवाज़ में बात करने की कोशिश की तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। गजेंद्र सिंह शेरावत। गजेंद्र सिंह गुस्से का घूंट पी कर रह जाता है और कुछ नहीं कह पाता। वहीं महेंद्र सिंह जगत सिंह जी की बात को काटते हुए कहता है, गजेंद्र सिंह ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर रहे हैं, उन्हें पता है आप राणा शाह हैं, पर आप कुंवर आर्यन की बातों पर भी गौर कीजिए कि वह क्या कह रहे हैं। जगत सिंह जी महेंद्र की तरफ घूर कर देखते हैं और उसे ठंडी आवाज़ में कहते हैं, भला आर्यन ने गलत क्या कहा? यह तो सारे राजस्थान को पता है महेंद्र सिंह, बस कोई कहने की हिम्मत नहीं रखता है। बस आर्यन ने आज 7 साल पहले क्या इस जख्म को खुरेद दिया। तभी जगत सिंह जी की बात को शैतान काटते हुए कहता है, राणा साहब यह क्या? यह कहकर आप हमारा अपमान कर रहे हैं, और आप जानते हैं हम तीनों कोई आम आदमी नहीं हैं, हमारे पास भी रियासतें और हम उन पर राज करते हैं, तो यह अपमान आपको भारी पड़ सकता है। तभी अदम से बात कीजिए। शैतान से बीच में पत्रलेखा जी अपनी कर्कश आवाज में हुकुम रानी सा के अंदाज में कहती है, आप किससे बात कर रहे हैं? इस बात का ध्यान रखिए, और आप राजस्थान के राणा शाह से बात कर रहे हैं। पत्रलेखा जी की पदवी का भी गरिमा रखिए। और रही बात राणा और रजवाड़े की और उनकी इज्जत की और उनके मान अपमान की, तो एक बात याद रखिए, आप राजा नहीं हैं जोधपुर के राजा थे प्रताप सिंह रावत, जो कि उनका स्वर्गवास हो चुका है, और उनके 3 उत्तराधिकारी हैं और वही उस रियासत को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप अपने आप को उस रियासत का राजा कहना बंद कर दीजिए। और रही बात इन दोनों की, महेंद्र सिंह के बारे में भी हम जानते हैं, तो हमें आगे कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम आगे कहेंगे तो आप सबको मिर्ची लग सकती है। जो बात करने आए हैं वो करके जा सकते हैं। बहुत बड़ी गलती कर रही हैं आप हुक्मरानी साहब। आप जो कह रही हैं वह आगे बहुत कुछ इस रियासत में प्रलयकारी हो सकता है। औकात में रहकर बात कीजिए। कुंवर है शैतान सिंह, अगर इसके आगे एक शब्द भी कहा तो यह आपके लिए और आपको जोधपुर से निकालने के लिए प्रलयकारी हो सकता है। ज़्यादातर ना बोलने वाले जयदेव जी, आज उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने शैतान सिंह को गुस्से में कहा। वहीं आर्यन सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था, पर वह शैतान सिंह की बढ़ती बदतमीजी को देखता जा रहा था। फिर वह जोर से अपनी कर्कश आवाज में कहता है, आगे एक शब्द मत कहिएगा शैतान सिंह, वरना हम भूल जाएंगे कि आप यहाँ हमारे मेहमान बनकर आए हैं। हमें वक्त नहीं लगेगा आपको हमारी रियासत से धक्के मार कर निकालने में। और आप कहाँ खड़े हैं यह बात याद रख लीजिएगा। अगर आगे कुछ कहा तो यहाँ से आपकी लाशें आपकी रियासत में जाएगी। जबान संभाल कर कुंवर आर्यन, वरना हम भूल जाएंगे कि आप होने वाले हुकुम शाह हो। यह बात महेंद्र ने गुस्से में कही। आर्यन ने जलती हुई निगाहों से महेंद्र की तरफ देखा और गुस्से से कहा, अगर आप रिश्तों को भी भूल जाते हैं तो मुझे क्या याद रखोगे? सही कहा ना मैंने राजा महेंद्र सिंह जी? आर्यन ने ठंडी निगाहों से महेंद्र की तरफ देखा और फिर से आगे कहा, आप तो अपनी सगी बहन के रिश्ता भी भूल गए थे एक रियासत के लिए। यह बात तो पूरा राजस्थान जानता है। आपके पिता ने आधी रियासत अपनी ही बेटी महारानी रतन के नाम कर दी थी, और मुझे आगे कहने की जरूरत नहीं है। फिर आर्यन की नज़र शैतान सिंह पर जाती है और वह शैतान सिंह की तरफ देखते हुए कहता है, आपका तो इसका अच्छा खासा अनुभव होगा ना कुंवर शैतान सिंह, आप कहना क्या चाहते हैं? और आर्यन, ठीक है मैं साफ साफ बताता हूँ। आर्यन ने शैतान सिंह की तरफ डेविल स्माइल करते हुए कहा। शैतान सिंह जब आर्यन के चेहरे की मुस्कुराहट देखता है तो उसे मन ही मन में डर लगने लगता है। फिर आर्यन शैतान सिंह की तरफ देखते हुए बोलता है, आपको पता ही होगा ना मेरे पहले सवाल का जवाब कि 7 साल पहले डाकुओं का हमला किसने किया था? क्योंकि आज के हमले को देखकर मुझे पूरा यकीन है यह हमला भी माधवगढ़ से ही हुआ है। तो मुझे बता दीजिए हमला किसने किया है? शैतान सिंह हकला कर
बोला, आप यह क्या कह रहे हैं कुंवर आर्यन? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले आप आरोप लगा रहे हैं, फिर हमसे ही पूछ रहे हैं हमला किसने किया है। आपको क्या करना है पहले वह कर लीजिए। आप गीतांजलि को जानते हैं? आर्यन ने एकदम से शैतान सिंह से पूछा। शैतान सिंह आर्यन के जवाब से हड़बड़ा जाता है, कहने लगता है, कौन गीतांजलि? मैं नहीं जानता किसी गीतांजलि को। तभी बाजू में खड़ी श्रेया, जो कि कब से इन सबका तमाशा देख रही थी, वह ताली बजाते हुए आगे आती है और कहती है, वाह क्या सीन है। जब शैतान सिंह की नज़र श्रेया पर जाती है तो उसे देखकर वहां पर हैरान हो जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही शैतान सिंह अपनी कंपनी की फंडिंग के लिए श्रेया से बात की थी और श्रेया ने साफ साफ मना कर दिया था। और आज उसे यह देखकर उसे सबसे बड़ा झटका लगता है। श्रेया शैतान सिंह की तरफ देखते हुए गुजराती में बोलती है, केवो धंधा मानस तू थारा जा थारा भाई नी डिक्री नो भूली यो। तुम्हें शर्म आती है जो यह कह रहे हो? तुम अपने ही भाई की बेटी को भूल गए। कितने बड़े कमीने हो शैतान सिंह। तो पता है, तुम्हें पता है ना गीतांजलि कौन है? फिर भी ना जाने का नाटक कर रहे हो। यह सब जानते हैं तुम्हारे बारे में। तुमने क्या क्या पाप किए हैं, क्या क्या दुष्कर्म किए हैं। लोगों के साथ अपनों को धोखा देकर उस रियासत पर कब्जा कर लिया है। तभी श्रेया को रोककर आर्यन आगे कहता है, अब क्या जानना चाहते हो शैतान सिंह? हमें तुम तीनों के बारे में सब पता है। कल का हमला भी गजेंद्र ने किया था, यह भी पता है। आर्यन ने इस बार राजा गजेंद्र की बजाय सीधा उसके नाम से पुकारा। तभी वहां पर एक हंसी सुनाई देती है, हा हा हा। यह हंसी शैतान सिंह की थी। वह हंसते हुए कहता है, अच्छा हुआ आप लोगों को सब पता चल गया। मुझे अपने चेहरे पर अच्छाई का मुखौटा तो नहीं पहनना पड़ेगा। आपको पता भी चल गया तो आप कर भी क्या सकते हैं। राजस्थान के राजशाही का नियम कहते हैं सबूतों के बिना सजा नहीं दी जाती है। तो आपके पास कौन से सबूत हैं जो आप हम तीनों को सजा देते हैं? हाँ, मैंने प्रताप को और 7 साल पहले डाकू का हमला गजेंद्र ने ही करवाया था। साबित कैसे करेंगे आप लोग? शैतान सिंह हंसते हुए किसी साइको किलर से कम नहीं लग रहा था। हाँ, मैंने ही गीतांजलि पर हमला करवाया। मैंने ही उसे मरवाने की कोशिश की। मैंने ही तेजवीर को मारने की कोशिश की। मैंने ही नयनतारा को मारने की कोशिश की। सारे गुनाहों का हकदार मैं ही हूँ। तो क्या कर लोगे आप? शैतान सिंह अपने गुनाह कबूल करते जा रहा था। जैसे जैसे शैतान सिंह अपने गुनाह कबूल कर रहा था, वैसे वैसे आर्यन का गुस्सा बहुत बढ़ रहा था और वह कुछ कर नहीं सकता था। मैंने ही सारे गुनाह किए हैं। मैंने ही सारी साजिशें रची है। मैं ही हूँ इस चक्रव्यूह का रचयिता। तो बताइए क्या कर सकते हैं आप मेरा? ना ही आप मुझे छू सकते हैं, ना ही मुझे मार सकते हैं। शैतान सिंह का ऐसे कहते ही आर्यन को गुस्सा आ जाता है और वह शैतान सिंह की छाती पर लात मार देता है, जिससे शैतान सिंह नीचे गिर जाता है। सब लोग डर जाते हैं। आर्यन शैतान सिंह को कुछ कर ना दे। वही शैतान सिंह अब जमीन पर गिरा हुआ था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। गिरने की वजह से उसे चोट भी लग गई थी। वहीं गजेंद्र महेंद्र शैतान सिंह को संभालने के लिए दौड़ते हैं और संभालते हुए जोर से कहते हैं, तुम ठीक तो हो ना शैतान सिंह? दोनों शैतान सिंह को उठाते हैं। वहीं शैतान सिंह उनकी मदद से उठता है और आर्यन की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए कहता है, बहुत पछताओगे आर्यन सिंह राठौर। तुमने शैतान सिंह की पंगा लिया है। देखते जाओ मैं तुम्हारी कैसे हस्ती मिटाता हूँ। ऐसे में तुम सबकी अपनी औकात याद दिलाता हूँ। जल्दी ही बलिदान पूजा होने वाली है, तब दिखाऊंगा मैं अपना असली रंग। कैसे बचा पाओगे अपनी इस अलवर रियासत को? जगत सिंह जी अपने राणा वाले अवतार में आते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, खबरदार शैतान सिंह, अगर एक बार फिर से धमकी देने की कोशिश की तो हम जानते हैं हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पर इसके आगे और एक धमकी दी तुमने तो हम बोल जाएंगे कि हम राजस्थान के राणा शाह हैं। यही तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। फिर महेंद्र की तरफ देखकर जगत सिंह जी कहते हैं, महेंद्र सिंह, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तब की थी जब तुमने शैतान सिंह से हाथ मिलाया था। तभी से ही तुम्हारा कालचक्र उल्टा घूमना चालू हो गया था। पर हमें इस बात पर पूरा यकीन करते हैं। नियति फिर से अपना खेल खेलती है, तो देखते जाओ नियति तुम्हारे साथ क्या क्या खेल खेलेगी। तुमने जो बोया है वही पाओगे। पता ही होगा मीरा कौन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वह बस अभी घायल है। एक बात याद रखना, तुम तीनों घायल शेरनी और ज्यादा गुस्से और खूंखार हो जाती है तो बच कर रहिएगा उससे, वरना हमें पता चला अगले दिन का सूरज आप तीनों ही ना देख पाए और पूरे राजस्थान को हमें ही सूचित करना पड़े। अजमेर के राजा महेंद्र सिंह और माधवगढ़ के राजा गजेंद्र सिंह इस दुनिया से नरक में जा चुके हैं। गजेंद्र और महेंद्र दोनों एक साथ बोलते हैं, कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं राणा साहब। याद रखिएगा हम भी कोई ऐरे
गहरे नहीं हैं, हम भी राजा हैं अपनी रियासत के और अपने दुश्मनों से निपटना अच्छे से जानते हैं। याद रखिएगा आप तीनों कहाँ खड़े हैं। यह अलवर रियासत है, यहाँ पता भी हमारी मर्जी से हिलता है। यहाँ से बाहर जाने के बारे में तो सोच लीजिए, क्योंकि अगर आपने आगे एक शब्द भी कहे तो कसम माँ भवानी की, मीरा से पहले मैं ही उसका बदला आपसे ले लूंगी। पता तो है ना इस महल की औरतों के बारे में, शेरनियों से भी खतरनाक है। पत्रलेखा जी ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। पत्रलेखा जी ताली बजाते हुए महल के पहरेदार को बुलाती हैं। वहां पर 3 पहरेदार आ जाते हैं। पत्रलेखा जी तीनों को तरफ देखते हुए कहती हैं, यह मेहमान जैसे आदर सहित आए थे, उन्हें वैसे ही धक्के मारकर अलवर से बाहर निकालो। ये तीनों हमें अलवर की सीमा के अंदर भी नहीं दिखने चाहिए, अलवर की सीमा के बाहर। तीनों पहरेदार दिखने में हट्टे कट्टे थे। उन्हें तीनों को अपनी गिरफ्त में लेने में देर नहीं लगी और घसीटते हुए उन्हें महल से बाहर ले जाने लगी। शैतान सिंह चिल्लाते हुए कहता है, बहुत बड़ी गलती कर रही है हुकुमरानी शाह और राणा शाह, देखते जाइए हम क्या करते हैं। शैतान सिंह और उनके दोनों भटूरे चले गए थे। महल में आज बहुत बड़ा धमासा हुआ था और सब लोगों को टेंशन भी थी कि शैतान सिंह उनके खिलाफ चाल चलने वाला है, क्योंकि शैतान सिंह जैसा आदमी उन्होंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था। जो अपने भाई का ना हो सका वह उनका क्या होगा। उसने एक रियासत के लिए अपने भाई को मार दिया तो वह उनके खिलाफ जाने में क्या ही झिझकेगा। यही सोचते सोचते सबका पूरा दिन निकल जाता है और शाम के 7 बज जाते हैं। अब सूरज ढल चुका था और उसकी जगह तारों ने और चांद ने ले ली थी। वहीं मीरा के कमरे में मीरा उठ चुकी थी और उसे महल में हुई सारी घटनाओं का पता चल चुका था, इसलिए उसे भी चिंता सताए जा रही थी कि उसके सौतेली चाचा आगे क्या करने वाले हैं। आर्यन उसके सामने ही बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप में ऑफिस का काम कर रहा था, क्योंकि आर्यन ने ऑफिस में मेल भेज दिया था कि ऑफिस के सारे काम वह घर से ही करने वाला है। वहीं मीरा जो लेटी हुई थी वो आर्यन की तरफ देख रही थी और मुस्कुराए जा रही थी। एक पल के लिए उसे सारी चिंता भुलाई थी और आर्यन के चेहरे को ही ताके जा रही थी। वहीं काम करते हुए आर्यन को अपने ऊपर किसी की नज़र की तपिश महसूस होती है तो वह मीरा के बेड की तरफ देखता है तो वह हैरान हो जाता है कि मीरा उसे ताड़ रही है और उसे बेशर्मी से देखे जा रही है। तो आर्यन उसे अपनी छोटी आंखें करते हुए देखता है और ठंडी आवाज़ में कहता है, ऐसे घूरना बंद करो, आंखें बाहर आ जाएगी और मुझे नज़र भी लग जाएगी। आर्यन की इस बात पर मीरा के मन में एक शरारत सूझती है और वह आर्यन को परेशान करने के लिए अपने एक्टिंग में जुड़ जाती है और आगे कहती है, क्यों ना देखूं मैं आपको, मेरी आंखें बाहर आए या फूट जाए। हाय भगवान ने इतना प्यारा पति दिया है, इतना हैंडसम और दिखने में सुंदर पति दिया है, तो उसे ना देखूं तो किसे देखूं। मेरे मन में तो आज कुछ कुछ हो रहा है। क्या आपके मन में भी कुछ कुछ हो रहा है? मीरा ने आर्यन से अपनी मस्ती भरी आवाज़ में सवाल पूछा। आर्यन अचानक से मीरा के बदलते बर्ताव को देखकर उसे जोर का झटका लगता है और वह हैरानी से मीरा की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें चोट सही में कंधे पर लगी है ना? क्योंकि मुझे लग रहा है तुम्हें दिमाग में भी गहरी चोट लगी है। मैं जल्दी ही डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ, वह तुम्हें चेक कर लेंगे। तुम आज ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो ना, तो मुझे डर लगने लग गया है। खुद के लिए इतना कहकर वह अपना फ़ोन निकालकर डॉक्टर को फ़ोन लगाने ही वाला था कि मीरा फिर से अपने प्यार भरे अंदाज में कहती है, हाय मेरे सुंदर और हैंडसम पति देव जी, काहे डॉक्टर को परेशान कर रहे हैं? पहले ही हमारा मूड रोमांटिक हो गया है और आप उसकी वाट लगाने में तुले हुए हैं। आर्यन मीरा की तरफ और उसकी हरकतों की तरफ से देखता है जैसे उसने एलियन देख लिया हो। फिर आर्यन मीरा की तरफ देखते हुए उसे पूछता है, सच सच बताओ, तुम्हारे शरीर में किसी पापी आत्मा ने कब्जा कर लिया है ना? आर्यन की बात सुनकर मीरा हंसते हुए कहती है, और आपको ये किसने बता दिया कि मेरे शरीर में किसने पापी आत्मा ने कब्जा कर लिया है? आर्यन अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए मीरा की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारी हरकतों से साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे शरीर में किसी पापी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। तुम जैसी लड़की जो उस दिन मेरे छूने से उसने मुझे कान के नीचे घंटा बजा दिया था, आज खुद प्यार भरी बातें कर रही है। मुझे यह विश्वास करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मीरा फिर से मजाक करते हुए पर अपनी एक्टिंग जारी रखते हुए आर्यन से कहती है, प्यारे पतिदेव जी, आप कितने मासूम हो, आपको दुनियादारी की खबर ही नहीं है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आर्यन मीरा को बीच में रोकते हुए बोला, रुको रुको, पहले मुझे यह बताओ मैं मासूम कहाँ से हूँ और मुझे दुनियादारी की खबर क्यों नहीं है? और हमारी बात है तो दुनियादारी कहाँ से आ गई? मीरा लेटे हुए फिर से हंसती है और कहा, सच कहा मैंने पहले कि आप बहुत मासूम हैं।
अभी आपके यह बचकाना सवाल से मैंने देख भी लिया है। आर्यन अपना मुंह बिचकार कर मीरा की तरफ देखता है और कहता है, सच कहा था मैंने, तुम्हारे शरीर में किसी पापी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। आज मुझे तुम्हारी आंखों में वह दिख रहा है, पहले नहीं दिखता। पहले इसमें सिर्फ ठंडा हट सी ठंडाहट सी रही थी, पर आज मुझे इसमें हवस दिख रही है। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी हवसी हो। मुझे सच में रात में इस कमरे में सोने से डर लग रहा है, और रात में तुम मेरे साथ कुछ कर ना दो। मीरा हंसते हुए बोली, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं पतिदेव जी। दारियन सिंह राठौर, प्रिंस ऑफ अलवर, खुद एक मामूली लड़की से डर रहे हैं। वाह क्या बात है। आर्यन उसकी तरफ घूर कर देखता है, चरण भरी आवाज में कहता है, फॉर यू आर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तुम्हें बता दूं, तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो। तुम गीतांजलि प्रताप सिंह रावत हो, प्रिंसेस ऑफ जोधपुर, जोधपुर बिगेस्ट हेयर आइज। तो तुम मामूली लड़की नहीं हो, और साथ में पीआरपी कंपनी की चेयर ह्यूमन, यह बात नहीं भूलना। आर्यन के मुंह से यह कहने पर मीरा के चेहरे पर जो शैतानी छाई हुई थी वह एक पल में ही मायूसी में बदल जाती है और कहती है, आप तो सही कह रहे हो। मैं एक रियासत की राजकुमारी हूँ जिसे अपनी ही रियासत से निकाल दिया गया, और मैं ऐसे रियासत की उत्तराधिकारी हूँ जिसके रियासत वालों को उसके उत्तराधिकारी का पता नहीं। एक लापता पहचान वाली राजकुमारी हूँ जिसे उसके ही रियासत के लोग नहीं जानते हैं। जब आर्यन मीरा के चेहरे पर मायूसी वाले भाव दिखता है तो उसे खुद में ही मीरा के लिए बहुत बुरा लगता है, और वह खुद को कोसते हुए कहता है कि उसने यह शब्द क्यों इस्तेमाल किए। वहीं मीरा अपने चेहरे की मायूसी दूर करके एकदम से अपने चेहरे पर खुशी वाले भाव लाते हुए एक्साइटमेंट में बोलती है, अरे आपने सच कहा था, मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ। जोधपुर की कुंवर रानी हूँ, और अलवर की होने वाली महारानी, और साथ में इस राजस्थान की हुक्मरानी। मेरी किस्मत तो इस बार सोने जैसी चमक रही है। इतना कहकर वह खुद में ही अच्छी लगती है। वहीं आर्यन जो कुछ खुद को कोस रहा था, एक पल में ही मीरा के भाव बदलते देखा तो वह खुद को ही फिर से पूछते हुए कहता है, क्या जरूरत थी तुझे खुद को कोसने की। इसे देख, यह तो एक पल में ही ठीक हो गई। आर्यन मीरा को एक पल में ही ठीक होता देखा तो फिर से खुद को कोसने लगता है कि उसने इस लड़की के लिए खुद को कोसा। फिर मीरा आर्यन की तरफ देखती है और अपनी टिमटिमाती आंखों से उसकी तरफ प्यार से देखने लगती है और कहती है, अरे पतिदेव जी, कहाँ खोए हुए हो। मैंने पहले एक सवाल पूछा था, उसका जवाब तो दीजिए। मेरे मन में कुछ कुछ हो रहा है। आपके मन में भी क्या कुछ कुछ हो रहा है। आर्यन मीरा के मुंह से फिर से यह बात सुनकर उसकी तरफ घूर कर देखता है और बोलता है, सच में तुम दिमागी रूप से कमजोर हो चुकी हो। क्यों इतने बचकाने सवाल पूछ रही हो। मीरा अपने गालों को फुलाकर बोली, मैं जो भी पूछ रही हूँ आपको वह बचकाना ही लग रहा है। इतना कहकर वो नाराज अपनी आंखें नीचे कर लेती है। आर्यन भी सिर झुकाकर मीरा की तरफ से अपना ध्यान हटा लेता है और लैपटॉप में फिर से काम करने के लिए जुट जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी जॉर्ज कॉलेज कैंपस के अंदर काफ़ी चहल पहल चल रही थी। सब लोगों में खुशी और उल्लास का माहौल था। देश विदेश से आए हुए बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए अपने अपने क्लासरूम में जा रहे थे। वहीं कॉलेज कैंपस के बाहर कॉलेज के सीनियर्स सा ग्रुप बैठा हुआ था। उस ग्रुप में तकरीबन 6 से 7 लोग थे। उनकी उम्र 27 से 28 साल के बीच में थी। सभी गोरे अंग्रेज थे। सभी दिखने में स्मार्ट, पर शकल से गुंडे से कम नहीं लग रहे थे। तभी उनके सामने से उन्हें 2 लड़कियां जाती हुई दिख रही थी। तो कॉलेज के एक सीनियर ग्रुप के लीडर से कहता है, मैक्स देखो, खूबसूरत ब्यूटी जा रही है। मैक्स दिखने में तो स्मार्ट था, पर अब अकल उसकी भैंस बराबर थी। मैक्स दिखने में दूध जैसा गोरा था। उसके लाल होंठ, भूरी आंखें थी और कंधे पर लटकते हुए बाल भूरे। कुल मिलाकर मैक्स किसी बुरे सांड से कम नहीं लग रहा था। मैक्स ने फटी हुई जीन्स जो कि घुटनों के पास फटी हुई थी और एक टी शर्ट और लेदर का जैकेट पहना हुआ था। आंखों पर काले चश्मे, ऐसा मैक्स लुक था। वहीं उसके साथी और उसकी पलटन, उन्होंने भी मैक्स जैसे ही कपड़े पहने हुए थे और उसके जैसे ही काले चश्मे लगाए हुए थे। वहीं मैक्स सामने दोनों जाती लड़कियों को देखता है और उन्हें छेड़ते हुए कहता है, ओह प्रिटी लेडीज, कहाँ जा रही हो। इस आशिक को तो बता दो। जब दोनों लड़कियां मैक्स की बात सुनती हैं तो उनकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। यह दोनों लड़कियां कोई और नहीं, क्रिस्टल और निकिता थी। निकिता मैक्स को ऐसे देख रही थी जैसे उसे अपनी आंखों से ही मार डालेगी। वहीं क्रिस्टल मैक्स को
उसे मैक्स का गला घुटने का मन कर रहा था। वहीं मैक्स निकिता क्रिस्टल को अपनी तरफ से घूर कर देखता है तो वह मुस्कुराते हुए आगे कहता है, ऐसे ना मुझे तुम देखो वरना लव हो जाएगा। फिर उनकी तरफ देख कर कहता है, कहाँ जा रही माई क्वींस। निकिता मैक्स की तरफ देखकर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती है, जहन्नुम में जलने के लिए चल रहे हो। मैक्स निकिता की इस बात पर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और उसे स्कैन करते हुए कहता है, तुम्हारे साथ जहन्नुम में जाने के लिए तैयार हूँ, बस जाना कब है यह तो बता दो माई प्रिटी गर्ल। निकिता दिखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने अमेरिका आने के बाद भी इंडियन आउटफिट से ही पहनती थी या कभी कभार वह जीन्स पहन लिया करती थी, फिर भी वह लॉन्ग टी शर्ट या कुर्ती ही पहना करती थी। आज भी उसने ब्लैक कुर्ता और ब्लू जीन्स, उसके साथ चेहरे पर हल्का मेकअप, आंखों में काजल, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक, कानों में इयररिंग्स और दुपट्टा गले में मफलर की तरह पहना हुआ था। वह दिखने में कयामत लग रही थी। इंडियन आउटफिट में भी निकिता बेहद सुंदर लग रही थी, इसलिए मैक्स ने उसे आज छेड़ा था। वहीं क्रिस्टल ने एक डोरेमोन वाली टी शर्ट, लॉन्ग जींस पहनी हुई थी। उसने भी अपने चेहरे पर हल्का सा मेकअप और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक के साथ निकिता की तरह उसने कान की बालियां पहनी हुई थी, जो कि निकिता ने ही दिया था। वह भी दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। निकिता मैक्स के मुंह से अपने लिए प्रिटी गर्ल सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वह उसे गुस्से से देखते हुए इंडियन स्टाइल में गाली देते हुए कहती है, भूरे सांड, अपनी शक्ल देती है देखी है कभी आईने में? बाल देखो बुढ़ापे की निशानी, और चेहरा तो हद से ज्यादा गोरा, देखने में किसी सफेद बेताल से कम नहीं लग रहा है। सफेद पिचास कहीं के। तुमने क्या कहा? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैक्स कंफ्यूजन से निकिता से वह सारी बातें फिर से अंग्रेजी एक्सटेंस में दोहराई। निकिता की बातें सुनकर क्रिस्टल अपने मन में इतना हंस रही थी कि वह जैसे तैसे सबके सामने हंसी रोक रही थी। वहीं निकिता के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुन मैक्स को अपमानित महसूस होता है और वह निकिता की तरफ घूर कर देखते हुए कहता है, तुम कुछ ज़्यादा बोल नहीं रही हो? तुम्हें सीनियर्स की इज्जत करना नहीं आता? मैक्स ने गुस्से से निकिता की तरफ देखते हुए कहा। मैक्स की बातें सुन निकिता हंसते हुए उससे कहती है, सीनियर्स माय फूट, इज्जत, वह भी तुम्हारी इज्जत? उसकी की जाती है इज्जत मिस्टर मैक्स फर्नांडिस, जो इज्जत के लायक हो, और मेरी नज़रों में तुम इज्जत के बिल्कुल लायक नहीं हो, तो मैं तुम्हारे से ऐसे ही बात करूंगी। जो करना है कर लो। मैक्स की पलटन मैक्स के लिए ऐसे सब सुनकर हकी बकी रह जाती है और हैरानी से निकिता की तरफ देखने लगती है, क्योंकि आज से पहले मैक्स के लिए ऐसे शब्द किसी ने भी नहीं यूज़ किए थे। क्योंकि मैक्स के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और इस कॉलेज को बहुत सारा फंड भी दिया करते थे, इसलिए मैक्स का यहाँ पर बहुत रुतबा था और इसी रुतबे को निकिता ने चोट पहुंचाई थी। मैक्स गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, माइंड योर लैंग्वेज निकिता। निकिता फिर से उसकी बेइज्जती करते हुए, ना ही तुम्हारा माइंड है और ना ही तुम्हारे पास लैंग्वेज है, जस्ट सामने से हट और हमें जाने दो, वरना तुम लोगों के लिए बुरा हो जाएगा। मैक्स गुस्से में निकिता की तरफ उंगली करते हुए बोला, यू बीच, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। इस बार क्रिस्टल मैक्स की बेइज्जती करते हुए बोलती है, हम लोगों को जानना भी नहीं है तुम्हारे बारे में, और तुम बेवजह हमें इंटरव्यू मत दो कि तुम कौन हो, क्योंकि हमें तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। चलो हटो, रास्ता नापो। वहीं दूसरी तरफ रात का वक्त, अलवर, रात के 9 बज रहे थे। सब लोगों ने डिनर कर लिया था। पात्रलेखा जी ने मीरा के लिए स्पेशली दलिया बनाया था, जिसे उन्होंने आर्यन के पास दे दिया था मीरा को खिलाने के लिए। वहीं जब मीरा ने दलिया का नाम सुना था तो वह मुंह बनाने लग गई थी, फिर भी आर्यन ने उसे जबरदस्ती खिला दिया था और वह अब मुंह फैलाकर बैठी हुई थी। आर्यन जब उसकी तरफ देखता है तो मुस्कुरा देता है और फिर साइड में रखा हल्दी के दूध का गिलास मीरा की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, यह दूध भी पी लो, माँ ने कहा है तुम्हें पिलाने के लिए, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मीरा पहले आर्यन के हाथ के दूध के गिलास को देखती है, फिर आर्यन की तरफ ठंडी नजरों से देखते हुए बोलती है, यह क्या है? आर्यन सफार लहजे में बोला, हल्दी वाला दूध है, तुम्हें पता है? नहीं। मीरा ने, हाँ मुझे पता है, यह हल्दी वाला दूध मुझे नहीं पीना है, इससे अच्छा मैं जहर ही पी लूंगी, पर यह अत्याचार मुझसे नहीं पिया जाएगा, मीरा ने नखरे दिखाते हुए कहा। आर्यन मीरा की बात सुनकर उसकी आंखें ठंडी पड़ जाती है और वह ठंडी नजर से देखते हुए उसे बोलता है, तुम्हें तो यह पीना पड़ेगा, जबरदस्ती या खुद से पियो। मीरा चिढ़कर आर्यन की तरफ देखती है और बोलती है, गजब जबरदस्ती है यार, सही कहते हैं लोग, पति यमराज समान होता है, उसे कभी यमराज से बचाना नहीं चाहिए, उसे यमराज के पास जाने देना चाहिए। गलती हो गई थी जो मैंने आपको बचाया था, मैं आपको ना बचाती तो ना मुझे यह अत्याचार पीना पड़ता। मीरा ने फिर से हल्दी के दूध के गिलास की तरफ ऐसा देखा जैसे उसमें जहर हो। आर्यन, क्यों इतने नखरे दिखा रही हो?
इसे पी लो। और मैंने नहीं कहा था तुम्हें मुझे बचाने के लिए। आर्यन ने सख्ती से मीरा की तरफ घूर कर देखा और कहा, भगवान से डरो, इतना अत्याचार मुझ पर मत करो, इस मासूम जान पर थोड़ा सा रहम तो करो। मीरा ने अपनी एक्टिंग करते हुए पपी फेस बनाते हुए आर्यन की तरफ देखा। ओ मैडम, खुद को मासूम कहना बंद करो। अगर तुम मासूम हो ना तो लोगों का मासूमियत पर भरोसा उठ जाएगा। चुपचाप यह दूध पी लो और मुझे तंग मत करो, वरना मुझे माँ से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। आर्यन धमकी भरे लहजे में मीरा से कहा। मीरा अपनी आंखें आर्यन के हाथ पकड़े हुए हल्दी के दूध के गिलास पर पड़ती है और फिर से उसका मन उल्टी जैसा करने लगता है। वह आड़ा टेढ़ा अपना मुंह बनाने लगती है और उस दूध की तरफ देखने लगती है, मानो वह दूध ना होकर करेले का जूस हो जिसे मीरा को जबरदस्ती पिलाया जा रहा हो। मीरा फिर से आयरन की तरफ मिन्नतें करते हुए कहती है, प्लीज़ पतिदेव जी, एक बार सांप से कटवा दीजिए, नहीं तो फिर से एक बार ऐसी चोट लगवा दीजिए, खाई में धकेल दीजिए, कुएं में फेंक दीजिए। हम पर यह अत्याचार मत कीजिए, हम सह नहीं पाएंगे। मीरा ने एक्टिंग करते हुए दूध की गिलास की तरफ देखा और कहा। आर्यन भी अपनी एक्टिंग स्किल दिखाते हुए मीरा से कहता है, अरे धर्म पत्नी अर्धांगिनी जी, ना ही हम आपको सांप से कटवाएंगे और ना ही फिर से ऐसी चोट आपको देंगे, और हम आपको खाई में भी नहीं धक्के देंगे और कुएं में तो बिल्कुल भी नहीं फेंकवाएंगे। बस तुम्हें यह हल्दी का दूध पीना पड़ेगा। आर्यन ने अपने हाथ से हल्दी के दूध के गिलास को मीरा के आंखों के सामने हिलाते हुए कहा। मीरा गुस्से में आर्यन की तरफ घूरते हुए देखती है और उसकी आंखों के सामने झूलते हुए उस हल्दी के दूध के गिलास को देखती है तो उससे गुस्से से चिल्लाते हुए आर्यन से कहती है, भगवान से डरो आर्यन सिंह राठौर, इतने पाप कहाँ धोने जाओगे। अपनी परी जैसी पत्नी को कोई परेशान करता है। बदतमीज आदमी, कौन सी घड़ी थी जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था। मैं आज उस दिन के लिए पछता रही हूँ। आर्यन मीरा की एक्टिंग देखते हुए अपनी एक आईब्रो उचकार कर मीरा की तरफ देखता है और उससे कहता है, उस वक्त 6:30 बज रहे थे शाम के, जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। और कुछ जानना है और एक्टिंग बंद करो, चुपचाप दूध पी लो, वरना मैं मासा को सच में यहाँ पर बुला लूँगा। वह तुम्हें डांटेंगी और तो मुझसे मत कहना। बदतमीज आदमी, अकल ही नहीं है कि अपनी पत्नी से कैसे बात करते हैं। अरे इतनी चोट आई है उसे, कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेकर आए, पर नहीं, जनाब को हमें दलिया खिलाना था, वह खिला चुके हैं। जहर से भी कड़वा और घिनौना यह हल्दी का दूध हमें पिलाने के लिए आतुर है। कसम से हम ठीक होते ना तो इन्हें पीट पीट कर इतना इनका भरता बना देते। मीरा ने अपने मन में आर्यन को पूछते हुए कहा, भरता बाद में बनाना, यह दूध पी लो, फिर तुम में ताकत आएगी तब जाकर मुझे पीट पाओगी। मीरा आश्चर्यचकित नजर से देखते हुए बोलती है, अब आपको मेरी मन की बातें भी सुनाई देने लगी है। आर्यन, तुम इतना जोर से बोलोगी तो पूरे देश को सुनाई देगा। मैं तो एक मामूली आदमी हूँ, तो चुपचाप यह दूध पी लो, मुझे बहुत काम है। मीरा ज़्यादा नखरे ना करते हुए वह दूध पीने के लिए थोड़ी सी उठती है, तभी उसके पीठ में जोड़ों का दर्द होने लगता है और वह कराहने लगती है। आह! जब आर्यन फिर से मीरा को दर्द में देखता है तो उसे बहुत दुख होता है मीरा के लिए, और वह झट से जाकर मीरा को लेटे ही रहने देता है और कहता है, तुम लेटे ही रहो, तुम उठो मत। अगर बार बार उठोगी तो फिर से पीठ में दर्द होगा, मैं ही तुम्हें पिला देता हूँ। इतना कहकर वो घुटनों के बल बेड के सहारे बैठ जाता है और उसकी नज़रें मीरा से मिलती है। मीरा की नज़रें भी आर्यन से मिलती है। आर्यन अपने एक हाथ से मीरा का सिर थोड़ा सा ऊपर करता है और दूसरे हाथ से उसे दूध पिलाने लगता है। मीरा भी धीरे धीरे कर दूध पीने लगती है। दोनों की नज़रें एक दूसरे से हट ही नहीं रही थी। वहीं बाहर मौसम अपना रुख बदल रहा था। हवाएं तेज होने लग गई थी, ठंडी हवाएं चलने लग गई थी और आसमान में धीरे धीरे कर काले बादल जमा होने लगते हैं और चांद की रोशनी जो कमरे में आ रही थी उस चांद को ढक लेती है। धीरे धीरे कर अब बिजली अभी कड़कने लगती है और बारिश की बूंदें धीरे धीरे कर जमीन पर गिरने लगती है और भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू पूरे वातावरण में फैल जाती है। वहीं कमरे के अंदर मीरा का पूरा ध्यान दूध पीने में हो गया था। आर्यन ने ग्लास एक साइड में रख दिया था, पर अभी भी उसकी नज़र मीरा पर थी और उसके चेहरे पर भी थी, पर अब वह अभी भी घुटनों के बल बैठा हुआ था और एक टक मीरा के चेहरे को देख रहा था। मीरा भी आज उसके चेहरे को एक टक देख रही थी। दोनों की दिल की धड़कन तेज होने लग गई थी। धीरे धीरे आर्यन मीरा के चेहरे के करीब आता आता क्या कर रहा था। मीरा भी आर्यन को एकटक देखी जा रही थी। दोनों को एहसास तक नहीं था कि दोनों क्या करने जा रहे हैं। दिल में अजीबोगरीब तितलियां उड़ रही थी। वहीं बाहर मौसम का रुख और ख़राब होने लगता है और बारिश जोरों से होने लगती है। बिजलियां भी जोरों से कड़कने लगती है। बाहर के वातावरण को
प्रेम नहीं बनाने लगती है, वहीं अंदर का वातावरण भी प्रेम से भर गया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते देखते बेहद करीब आ जाते हैं। आर्यन इतना करीब आ चुका था कि बस दोनों की सांसें ही एक दूसरे से टकरा रही थी और बाहर की आने वाली हवाओं को गुजरने के लिए उनके चेहरे से होकर गुजरना पड़ रहा था। आर्यन को भी आज क्या हो गया था और उसे होश बिल्कुल नहीं था कि वह आज क्या करने जा रहा है। मीरा भी उसे रोकने का प्रयास नहीं कर रही थी क्योंकि उसे भी होश नहीं था, और था भी तो वह यह होने देना चाहती थी। धीरे धीरे कर आर्यन मीरा के होठों के करीब बढ़ने लगता है और देखते ही देखते उसके होठों पर अपने होठ रख देता है, और ऐसे में ही एक किस हो जाती है और आर्यन मीरा के चेहरे में ही खोने लगता है। एक सॉफ्ट किस देखते ही देखते पैशनेट किस में बदल दी जाती है। आर्यन भी मीरा को किस तरह लगता है और किस करने लगता है, और मीरा भी उसी ही जवाब में किस करने लगती है। तभी बाहर से जोरों से बिजली कड़कने की आवाज़ आती है। यह आवाज़ इतनी जोर की थी कि ऐसा लग रहा था कि कहीं बिजली गिरी हो, पर दोनों ही एकदम से होश में आते हैं। आर्यन एकदम से दूर हो जाता है और मीरा भी अपनी नज़रें शर्म से नीचे कर लेती है। आर्यन एकदम से खड़ा होता है, हवा की रफ्तार से बाहर चला जाता है। वहीं मीरा उसे बाहर जाते हुए अपनी आंखें नीचे करते हुए देख रही थी। फिर वह बाहर की तरफ देखती है तो आर्यन जा चुका था और मीरा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जो दरवाजे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मीरा आर्यन को बाहर जाती हुई देख रही थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी जो समझ पाना मुश्किल था। फिर मीरा एक गहरी सांस लेती है और दरवाजे की तरफ देखते हुए कहती है, कब तक इस एहसास को दूर रख पाओगे मिस्टर आयान? इतना कहकर वो धीरे से हंसने लगती है। फिर एकदम से उसके चेहरे के भाव कठोर हो जाते हैं। अपने आप से कहती है, बस कुछ महीने और मैं खुद अपनी सच्चाई बताऊंगी आर्यन। जिस बचपन के प्यार को आप ढूंढ रहे हो, मैं वही बचपन का प्यार हूँ। मैं वही गीतांजलि हूँ जिसे आप आज भी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। 12 साल पहले हम बिना कहे लंदन चले गए थे, बाबा साहब के हुक्म पर, क्योंकि हमारे ठिकाने का अंदेशा हमारे करीबी दुश्मन को हो गया था, और हम आपको कभी भूले नहीं थे आयान उर्फ आर्यन सिंह राठौर। इतना अपने मन में बोलकर वह 2 दिन पहले की याद में चली जाती है जब उसे आर्यन की सच्चाई पता चली थी। वह और कोई नहीं, मीरा का बचपन का प्यार का दोस्त अयान है। फ्लैशबैक 2 दिन पहले, हमले के 2 दिन पहले महल में दोपहर का वक्त था। मीरा ने अपनी बहन से बात करके फ़ोन रख ही दिया था कि तभी दरवाजा किसी ने खटखटाया। मीरा दरवाजे की ओर देखकर कहती, अंदर आ जाइए। दरवाज़ा खुला है। सामने मीरा की 2 प्यारी ननद रिद्धि और सिद्धि। उनके हाथ में फ़ोटो एल्बम था जो वह मीरा को दिखाने के लिए लाई थी। वहीं मीरा उन्हें दरवाजे पर खड़ा देखकर कहती है, रिद्धि, सिद्धि, आइए, अंदर आइए ना। रिद्धि और सिद्धि बच्चों की तरह खुश होते हुए मीरा से कहती हैं, भाभी साहब, हमें बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही भी अंदर आ जाते। हमें आपको कुछ दिखाना था। मीरा दोनों को सवालिया नज़रों से देखते हुए कहती है, क्या क्या कहना था आपको? रिद्धि, कहना नहीं भाभी साहब, कुछ दिखाना था। मीरा ने बोला, हाँ दिखाइए, क्या दिखाना था? सिद्धि ने कहा, भाभी साहब, हमें आपको तो बहुत कुछ दिखाना है। इतना कहकर रिद्धि और सिद्धि मीरा की तरफ देखते हैं और उसके पास बेड पर बैठने के लिए चले जाती हैं। दोनों आलती पलती मारकर बेड पर बैठ जाती हैं, अपने हाथ में बड़ी सी एल्बम पकड़ी हुई। रिद्धि को एल्बम मीरा के सामने बेड पर रख देती है। मीरा सवालिया नज़र से फिर से दोनों की तरफ देखने लगती है और कहती है, यह क्या है? सिद्धि मीरा की कन्फ्यूज़न दूर करते हुए कहती है, भाभी साहब, ये हमारी फैमिली एल्बम है। इसमें हमारी सारी तस्वीरें हैं, मतलब हमारी पूरे परिवार की तस्वीरें हैं। मीरा उनकी तरफ देखते हुए बोलती, अच्छा, मतलब इसमें आपकी और हमारे पतिदेव की बचपन की तस्वीरें भी होंगी ना? हाँ भाभी साहब, रिद्धि ने जवाब दिया। तो दिखाओ हमें जल्दी से, हम भी देखने के लिए तैयार हैं कि पहले आप लोग कैसे दिखते थे। हाँ जी, आप देख सकते हैं और देखिए भी। इतना कहकर दोनों एल्बम ओपन करती हैं। उस एल्बम के अंदर सबसे पहले तस्वीर से जगत सिंह जी की, जो कि उनके राज्याभिषेक की थी, और साथ में पत्रलेखा जी भी वहीं पर बैठी हुई थी। उन तस्वीर में पत्रलेखा जी और जगत सिंह जी की उम्र तकरीबन 25-26 साल तक की रही होगी। रिद्धि बताती हुई कहती है, भाभी,
यह फ़ोटो है ना बहुत साल पुराना है और इस फ़ोटो में माँ और बाबा का अलवर की महारानी और राजा के रूप में शपथ ले रहे थे और उनका राज्याभिषेक भी हो रहा था और साथ में ही उनके राणा शाह और हुक्मरानी शाह की शपथ विधि भी हो रही थी। मीरा उन तस्वीरों को ध्यान से देखते हुए कहती है, हाँ मासा पहले भी बहुत खूबसूरत थी और आज भी उनकी खूबसूरती बरकरार है। वहीं सिद्धि अगली फ़ोटो दिखाने लगती है। वहाँ पर 4 लोगों की तस्वीरें थी। वह भी पुराने ज़माने की लग रही थी। जब मीरा की नज़र उस तस्वीर पर जाती है तो उसकी आंखें अपने आप गीली होने लगती है और उसकी आंखों में अपने आप आंसू आने लगते हैं। फिर भी वह अपने आंसू छुपाती हुई उन तस्वीरों को देखने लगती है। रिद्धि उन तस्वीरों को बारे में मीरा को बताती हुई कहती है, भाभी साहब यह तस्वीर बहुत साल पुरानी है और मासा और बाबा साहब के साथ यह 2 लोग देख रही हैं ना, यह दोनों जोधपुर के महाराज और महारानी हैं और अब यह इस दुनिया में नहीं है। इतना कहकर रिद्धि की आवाज़ थोड़ी रुआसी हो जाती है। अचानक से ही मीरा का हाथ तस्वीर पर चला जाता है और अपने हाथ से उस तस्वीर को छूने लगती है और अपने एक हाथ से उस तस्वीर को सहलाने लगती है जैसे कि वह सच में अपने माँ पापा को सहला रही हो। सिद्धि की नज़र जब मीरा पर पड़ जाती है तो वह मीरा से कहती है, भाभी साहब आप रो क्यों रही हैं? अचानक से आपकी आंखों में आंसू कैसे? मीरा अपनी आंखों की आंसू छुपाती हुई उनसे झूठा बहाना बनाती हुई कहती है, कुछ नहीं, हमारी आंखों में कुछ चला गया था। इतना कहकर वो अपना चेहरा दोनों हाथों से पोंछने लगती है और अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहती है, यह सब छोड़िए और हमें आगे की तस्वीरें दिखाइए। हम आपके भाई के बचपन की फ़ोटो दिखाते हैं, देखने के लिए बहुत आतुर है, मीरा ने कहा। वहीं रिद्धि और सिद्धि इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं और अपनी ही धुन में मीरा को आगे की तस्वीरें दिखाने लगती हैं। उसमें बहुत लोगों की तस्वीरें थी, रिद्धि सिद्धि के मामा, उनकी मामी, उनके नाना नानी से लेकर दादा दादी की तस्वीरें। वह दोनों बड़े मज़े के साथ मीरा को तस्वीरें दिखाई जा रही थी और मीरा भी अपना दुख भुलाकर उन तस्वीरों को बड़े गौर से देखने लग रही थी। उसे पुरानी तस्वीरें देखने में मज़ा आ रहा था। तस्वीरों के साथ साथ रिद्धि सिद्धि पुराने किस्सों के बारे में भी बात कर रही थी। मीरा उनके साथ साथ हंस रही थी और उनकी बातों के साथ साथ उदास भी हो रही थी। हर एक फ़ोटो के साथ साथ मीरा के चेहरे के भाव भी बदल रहे थे। अब उन्हें उस फ़ोटो में अपनेपन की झलक भी दिख रही थी। ऐसी ही मस्ती मजाक में मीरा की नज़र एक ऐसी फ़ोटो पर जाती है जिसे मीरा उस फ़ोटो को देखकर हैरान हो जाती है। मीरा के लिए वह चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा था और साथ में ही मीरा उस चेहरे को बखूबी जानती थी। मीरा उस तस्वीर को देखकर इतनी हैरान हो गई थी कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। एक तरफ उसकी आंखों में उस तस्वीर को देखकर आंसू थे तो दूसरी तरफ उसके मन में इस तस्वीर को देखकर एक अनजानी खुशी थी। इस तस्वीर में एक 14 साल का लड़का था। उसके हाथ में तलवार थी। उस तलवार के साथ उसके भाव भी बहुत कठोर थे। मीरा उस तस्वीर को देखकर खुश हो गई थी कि उसे बयां करना भी मुश्किल था। वह रिद्धि सिद्धि से पूछना चाहती थी, यह तस्वीर किसकी है? पर मानो उसके मुंह पर किसी ने ताला लगा दिया था। फिर भी वह जैसे तैसे एक गहरी सांस लेती है और रिद्धि सिद्धि की तरफ देखते हुए एक झट से पूछती है, इस तस्वीर में तलवार पकड़ा हुआ यह लड़का कौन है? आप जानती हैं इस लड़के को? सिद्धि एकदम से अनजान बनती हुई कहती है, हम तो नहीं जानते भाभी। सिद्धि की बात सुनकर मीरा का मन फिर से उदास होने लगता है। रिद्धि जो है सिद्धि के कान खींचते हुए कहती है, क्यों भाभी को तंग कर रही है? क्यों भाभी को तंग कर रही हैं आप? बता दीजिए ना, नहीं तो हम बता देंगे। सिद्धि अपना मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ बता रही हूँ। हाँ मुझे लगा आप इन्हें पहचान लेंगी, पर आपने ही हमसे ही पूछ रही हैं तो मैं बता देती हूँ। श्री पूजनी, अलवर की चिराग, राजवीर, राजस्थान की शान, आन बान शान, अलवर के राजकुमार, आपके पति परमेश्वर आर्यन सिंह राठौर हैं। दोनों की नज़र मीरा के बदलती बागों पर नहीं थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सिद्धि की बातों से पल पल में बदल रहे थे। तभी दरवाजे के पास एक महल की दासी आती है और अपना सर झुकाकर और जोर से कहती है, रिद्धि बाई साहब, सिद्धि बाई साहब, हम दोनों को रानी शाह ने बुलाया से। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। रिद्धि सिद्धि बिना मीरा के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, भाभी साहब एल्बम देखिए, हमें मासा बुला रही हैं, हम थोड़ी देर में आते हैं। इतना कहकर दोनों वहाँ से चली जाती हैं। वहीं मीरा किसी पुतले की तरफ वहाँ पर बैठी हुई थी। उसे विश्वास करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि उस तस्वीर में मीरा का बचपन का दोस्त और पहला प्यार आयान था और आयान और कोई नहीं आर्यन था। मीरा को यह बात जानकर बहुत बड़ा झटका लगा था। किस्मत ने जिसका हाथ सालों पहले छुड़ा दिया था उसी के साथ एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया था जिसे वह कभी मानना भी नहीं चाहती थी। उसे अब यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस बात की खुशी मनाए जिसके साथ उसकी शादी हुई है वही उसका बचपन का प्यार है, या इस बात की दुखी मनाए जिससे नफरत करती थी वही उसका प्यार निकला।
आज मीरा के सामने एक ऐसी सच्चाई आ गई जिसे वह मानकर भी मान नहीं सकती थी। किस्मत ने उसके साथ इतना अजीबोगरीब खेल खेला था, उस किस्मत के खेल को समझ नहीं पाई। प्रेजेंट टाइम मीरा अपनी बातों से बाहर आती है और खिड़की की तरफ उसकी नज़र जाती है तो बारिश का रुख चुकी थी और खिड़की से ठंडी हवा सीधा मीरा के चेहरे पर आ रही थी। मीरा अपनी आंखें बंद कर उस हवा को महसूस करती है और आगे कहती है, किस्मत ने और भाग्य ने मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। नफरत के लिए ही मैं यहाँ आई थी और आज इतनी नफरत है मुझे आपसे, और आज इसी नफरत ने आपसे मिलाया है। और आर्यन, कल आपको बचाने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि आप मेरे बचपन का प्यार आज मेरे पति हैं। बस मैंने आपकी उस बात को ही सुना था उस दिन जब आप अर्जुन जी से बात कर रहे थे कि आप किसी और से प्यार करते हैं और वह आपका बचपन का प्यार है, पर मैं आगे के शब्द सुन नहीं पाई थी और वहाँ से चली गई थी। अगर मैंने आगे के भी शब्द सुन लिए होते तो मुझे पहले ही पता चल चुका होता कि आप और कोई नहीं मेरी अयान हो। ऐसे ही सोचते सोचते कब मीरा की आंख लग जाती है उसे भी नहीं पता चलता और मीरा सो जाती है। रात गहराती जा रही थी। वहीं महल के एक हिस्से में आर्यन महल की मुंडेर के पास खड़ा हुआ था, काले आसमान को देख रहा था। बारिश रुक चुकी थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। आर्यन महल के मुंडेर के पास खड़ा होकर काले बड़े आसमान को देख रहा था। उसके मन में अनगिनत सवाल चल रहे थे जिसके जवाब आर्यन के पास बिल्कुल नहीं थे। वह बेचैन हो रहा था और बेबस भी था। आज उसने मीरा के साथ जो किया उसे वह नागवारा लग रहा था। उसे यह पाप और गलत लग रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी और से प्यार करता है और मीरा के यूं करीब जाकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, या ये कहें कि उसने मीरा का दिल भी दुखाया है। उसके मन में ऐसे अनेकों प्रकार के प्रश्न सवाल चल रहे थे। उन सवालों के जवाब उसके पास बिल्कुल नहीं थे। वो काले आसमान में अपने मन को तलाश रहा था। उसका मन भी इसी तरह से खाली और अंधेरे से ढका हुआ था। वह जिससे प्यार करता था वह कहाँ है उसे पता नहीं है। वहीं आज उसने मीरा के करीब जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आर्यन की आंखों में निराशा के साथ साथ एक दर्द भी झलक रहा था। आंखों में आंसू आने की जगह बची थी, पर वो आंसुओं को अपनी आंखों में ही संजो कर रखना चाहता था। फिर आर्यन सामने को देखकर अपने मन में कहता है, ये मैंने आज क्या कर दिया। ऐसा एहसास पहले कभी मेरे साथ नहीं हुआ, पर जो मैंने मीरा के साथ किया वह बहुत गलत है। मुझे यह सब करना नहीं चाहिए था। मैंने बहुत गलत किया है मीरा के साथ। मैं ऐसा करने वाला होता कौन हूँ। इतना कहकर आर्यन गुस्से में अपना मुक्का महल के पिलर पर मार देता है। मुक्का इतना जोर से मारा था कि आर्यन उसके हाथ से खून निकलने लग गया था। फिर भी वो रुका नहीं। उसने उसे घायल हाथ से पिलर पर फिर से एक मुक्का मारा और उसके हाथ से और खून बहने लगा। आर्यन को एहसास भी नहीं हो रहा था कि कितनी जोर से पिलर पर अपना हाथ मार रहा है। उसे बस इस बात का इल्म था कि वह मीरा के करीब कैसे जा सकता है। वह तो उससे प्यार बिल्कुल भी नहीं करता। वह तो बस अपने बचपन के प्यार से प्यार करता है। तो यह एहसास मीरा को देखकर उसके मन में जागे तो जागे कैसे, यही आर्यन को आज समझ में नहीं आ रहा था। वह बेबस था और उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, कैसे वो मीरा के सामने जाए। ऐसे ही करते करते आर्यन वहीं मुंडेर के पास बैठ जाता है। वहीं जोधपुर की अंधेर काल कोठरी में शैतान किसी बड़ी बेरहमी से एक औरत को मार रहा था। उसके हाथ में चाबुक था और उस चाबुक पर बारीकी कीली लगी हुई थी और उसे चाबुक से शैतान उसी औरत को मार रहा था। वह औरत इतने दर्द में भी मुस्कुरा रही थी और उस मुस्कुराते हुए पूरा आंसू बहती आंखों से शैतान सिंह की तरफ देखते हुए कहती, मैंने कहा था शैतान सिंह की वह ज़रूर आएगी। वह आ गई है और इसे राजस्थान में है। मिल तो चुके होंगे ना तुम उसे। बिल्कुल अपने बाप जैसे निडर है, पर वह अपनी बाप जैसे बिल्कुल भी नहीं है। यह बात याद रखना तुम, क्योंकि उसके पिता ने तुम जैसे राक्षस पर विश्वास किया था। उसका नतीजा उन्होंने देख लिया होगा। वह सबसे अलग है। इस रियासत की असली राजकुमारी होकर भी उसने इतने साल दर दर की ठोकरें खाई हैं। और एक बात याद रखना, जल्दी ही वह यहाँ आकर असली उत्तराधिकारी को यहाँ लाएगी और जोधपुर की गद्दी पर उसका राज्याभिषेक करेगी। वहीं शैतान सिंह उस औरत पर चिल्लाते हुए कहता है, बस करो, तुम्हारा यह गीतांजलि पुराण हमें नहीं सुनना। और एक बात याद रखो रतन प्रताप सिंह रावत, मुझे इस रियासत को हथियाने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं कर लूँगा, पर मैं उसे जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। उसे भी अपने बाप जैसे दर्दनाक मौत मारूंगा। जी आपने सही सुना, यह कोई और नहीं मीरा की माँ रतन है, उसी गीतांजलि की माँ। शैतान सिंह की बात सुनकर रतन चिल्लाती हुई शैतान सिंह की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मर गए शैतान सिंह, उसे मारने वाले।
मौत भी उससे थर-थर काँपी है। यह बात याद रखना, आइंदा से अपनी गंदी ज़ुबान से मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहा तो तुम्हें तुम्हें ज़ुबान खींच लूँगी तुम्हारी। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ इतनी मजबूर बैठी हुई हूँ इसका कारण है, वरना मुझे यहाँ से भागना होता ना तो तुम्हें कानो-कान खबर नहीं होती। और एक बात याद रखो, नाजायज़ औलाद कभी सिंहासन पर नहीं बैठती। वैसे ही तुम एक नाजायज़ हो और तुम्हारा बेटा भी इसी रियासत के हकदार नहीं बन सकता। इस रियासत का। शैतान सिंह गुस्से में चिल्लाते हुए अपने हाथ का चाबुक रतन की पीठ पर इतना जोर से मारता है कि रतन जी की दर्दनाक चीख निकल जाती है और उसकी पीठ से खून निकलने लगता है। रतन जी फिर से अपने चेहरे पर मुस्कान वाले भाव लाते हुए कहती हैं, मैं आज मर भी जाऊं ना शैतान सिंह, मुझे उसका कोई गम नहीं, क्योंकि इस रियासत की असली उत्तराधिकारी आ गई है। अगर मैं मर गई तो मुझे इसका गम बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी इस रियासत तो तुम्हारे हाथ से लेकर ही रहेगी, और यही सच्ची बात है। तो यह बात याद रखना शैतान सिंह, सच हमेशा कड़वा होता है। यह सच सारा राजस्थान जानता है, पर बस कहने की हिम्मत कोई नहीं करता है। चुप कर दे 2 टके की औरत, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैंने तुझे अब तक क्यों जिंदा रखा है, क्योंकि मुझे तुझे मारने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, और इतनी तड़प तड़प कर मरेगी 2 टके की साली। रतन जी शैतान सिंह को घूरते हुए कहती हैं, अपनी जबान संभाल कर शैतान सिंह, हम कोई 2 टके की मामूली औरत नहीं। यह जो तुम मुझे यह सब कह रहे हो ना, पता है ना मैं कौन हूँ? अजमेर की राजकुमारी और उसकी दूसरी उत्तराधिकारी जोधपुर की महारानी। यह 2 कौड़ी के शब्द मेरे लिए इस्तेमाल करना बंद कर देना। मैं तेरे जैसे नाजायज नहीं हूँ, तो जबान संभाल कर बात करना। रस्सी जल गई पर तेरा बल नहीं गया। खुद को जोधपुर की महारानी कह रही है और अजमेर की राजकुमारी। किसी को पता भी नहीं है कि तू जिंदा है या नहीं, यह मुर्दा। खुद की बेटी को तो यह भी नहीं पता है कि तू यहाँ जिंदा है। वह तो मुझे कब का मरा हुआ समझ रही है। मैं मानती हूँ उसे यह पता नहीं है, पर जल्दी उसे यह भी पता चल जाएगा और वह खुद आएगी मुझे यहाँ छुड़ाने। तू देखता जा। रतन जी ने इतना कहकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।